Assalamu alaikum students and dear fellows, I hope you will be fine. Today we will discuss about SDLC. In this video we will talk about what is SDLC, stages of SDLC and models of SDLC. So if you like our content, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon to stay updated with our latest videos. Let's start the video. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, उसमें आता है जी फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, व्हाई इज एसडीएलसी इंपॉर्टेंट, स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स, what is the need for SDLC? Last one is conclusion. Now, full form of SDLC. SDLC की full abbreviation क्या है? SDLC किससे बना है? SDLC stands for Software Development Life Cycle. SDLC की फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ये होता क्या है। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब जरा आप पहले डिफाइन करने से पहले इसके नाम के ऊपर फोकस करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चार वर्ड हैं और चारों जो वर्ड हैं उनका एक अलग मानी बन रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कि आपके पास अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हो तो उसका क्या टाइम पीरियड है, क्या उसकी लाइफ साइकिल है, आप उसको कैसे बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद उसको डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद उसकी पूरी टेस्टिंग करते हैं कि ये सही बना भी है या नहीं। अब हम इसकी मजीद एग्जांपल्स जो हैं आगे फर्दर डिस्कस करते करते हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप नीचे स्केच बना देख सकते हैं। आपके पास जो एसडीएलसी है मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो 6 स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ये आपके पास 6 स्टेजेस हैं किसकी, एसडीएलसी की। अब बात करते हैं व्हाई इज एसडीएलसी इंपॉर्टेंट। हमने कह दिया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस बात खत्म। लेकिन इसको अहमियत क्यों दी जाती है, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी चैलेंजिंग टू मैनेज ड्यू टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हो आप उसको क्या करते हो, डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, टेस्टिंग करते हो। लेकिन इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इसमें जितने भी चेंजिंग्स रिक्वायर हैं, जितने भी आज के दौर में चैलेंजिंग आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से, एप्लीकेशंस के हवाले से, वेबसाइट के हवाले से, उनको पूरा करना।
देन उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। जिस तरह आप देख सकते हैं आज के दौर में एआई हर तरफ छाया हुआ है। सो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को, अपनी एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह अपग्रेड करें कि आपके पास अगर एआई भी आए तो आपके डाटा को नुकसान ना पहुंचा पाए। एंड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, और उसके अंदर कुछ काम इस तरह के हो कि अगर कोई नया बंदा उसको यूज करने वाला हो तो वो क्या कर सके, उसको इजीली यूज कर सके। ऑटोमेटिक फंक्शन जो हो कि अगर कोई न्यू पर्सन है जो उसके बारे में हाउ नाउ नहीं जानता कि हाउ टू यूज इट, सो उस एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो आपस में कोलैबोरेट कर सके। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसडीएलसी की। अब पहला बेनिफिट है जी इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। अब यहां भी कहा गया है कि अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है तो उसको तमाम की तमाम जो विजिबिलिटीज हैं वो स्टेप बाय स्टेप अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसको भी एक किस्म का इत्मीनान होगा कि उसका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो ठीक है। देन एफिशिएंट एस्टिमेशन, प्लानिंग एंड स्केजुलिंग। अगर आप एसडीएलसी को यूज करते हैं और उसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, एक अपना पूरा एस्टिमेट लगा सकते हैं बजट का। आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है तो किस तरह का बनाना, प्लानिंग कर सकते हैं। देन स्केड्यूलिंग मींस कि आपके पास एक टाइम पीरियड होगा कि अगर आप इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो इतना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर बनने में, जिससे क्या होगा, आपके पास एक बिल्कुल बेसिकली एक एस्टिमेशन पॉइंट बनेगा कि ये प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, इस तरह बनाना है, इस तरह टाइम पीरियड लगेगा, काम खत्म। और देन है जी इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। अब क्या होता है, कभी कभार हम बगैर रूल्स को फॉलो किए किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो डेवलप किए बगैर हम क्या करते हैं, डेवलप जब करते हैं तो उसमें हमें बाद में काफी रिस्क आते हैं। या तो सही तरह से काम नहीं हो रहा होता, या सॉफ्टवेयर कुछ एरर्स कर रहा होता है, इस तरह के हमारे पास रिस्क आते हैं। लेकिन जब हम एसडीएलसी को यूज करते हैं तो हमारे पास ये रिस्क खत्म हो जाते हैं, और जब रिस्क नहीं निकलेंगे तो हमने जितना भी बजट लगाया होगा किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर तो वो ज़ाया भी नहीं होगा। देन है जी सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर डिलीवरी एंड बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब इसमें वो कह रहा है कि सारा काम एक सिस्टम के थ्रू करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर होता है वो बड़े सुकून से अपना काम करवा रहा होता है। अब बात करते हैं जी हम स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। सॉफ्टवेयर तो बनवाना है, लेकिन कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जिनको फॉलो करके हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा सकते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्पेसिफाइज द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एट वेरियस स्टेजेस बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आपके पास कोई भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, यहां पे आप देख सकते हैं जी। पहले नंबर पे आता है जी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड स्टेप है जी डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। थर्ड नंबर पे है जी डिजाइन। फोर्थ नंबर पे है जी डिप्लॉयमेंट। फिफ्थ नंबर पे है टेस्टिंग एंड सिक्स नंबर पे है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। सो हम बारी बारी इन तमाम स्टेजेस के ऊपर बहस करते चलते हैं कि ये क्या होते हैं, इनको यूज करने का मकसद क्या होता है। स्टेज 1 प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब पहले बात करते हैं
कि प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। अब फर्ज कर लें, पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझने के बाद हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। फर्ज कर लें आपकी आ रही है बर्थडे और आप चाहते हैं कि आप 10 पर्सन्स को अपनी बर्थडे पर इनवाइट करें। अब उस इनविटेशन के लिए आप पहले अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचेंगे कि पर्सन्स बुला रहा हूं, टाइम क्या होना चाहिए, उनका क्या टाइम फ्री होगा, किस दिन हो, क्या टाइम हो, क्या प्लेस हो, ये तमाम जितने भी थिंकिंग आप कर रहे हैं ये अभी प्लान कर रहे हैं। अब फर्ज कर ले आपने प्लानिंग कर ली, आपने क्या किया, उनको इनवाइट कर लिया, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट को एनालिसिस नहीं करवाया। मीन्स के अब फर्ज कर ले आपने 10 पर्सन को बुलवा लिया, आप बुलवा के उनसे क्या करवाएंगे ये तो आपने सोचे नहीं। आप उनकी क्या खिदमत करेंगे, आप उनको क्या सर्व करेंगे ये तो आपने सोचा ही नहीं। सो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि आप उनको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या उनका टाइम टेबल होगा, क्या उनके मीन्स कि आप उनको क्या क्या सर्व कर सकेंगे, ये तमाम की तमाम आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स में। सो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले। एक और एग्जांपल समझाता हूं कि फर्ज कर लें आप चाहते हैं, आपने स्कूल खोलना है, एक न्यू इदारा खोलना है। अब आपने सोच लिया मैंने इदारा खोलना है, मैंने ये कर लिया, मैंने वहां पे ये चीज कर ली, ये चीज कर ली, ये चीज कर ली, सारा मैंने स्कूल बना लिया, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट्स तो गैदर ही नहीं की, रिक्वायरमेंट्स को तो देखा ही नहीं है कि अगर स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, टेबल्स, बेंच, ये तमाम चीजें, बोर्ड, इंक, टीचर्स, ये तमाम चीजें आपके पास होंगी तो आप स्कूल चला पाएंगे। सो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस दोनों इकट्ठे होते हैं। So studying them, planning is a crucial step in everything, just as in software development. अब वो कह रहा है जो प्लानिंग होती है, जो सोच विचार होती है, हर मामले में होती है, इसी तरह यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। In this same stage, requirement analysis is also performed by developers of the organization. और जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो उस इदारे के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करें। दिस इज अटेन्ड फ्रॉम कस्टमर इनपुट्स एंड द सेल्स डिपार्टमेंट। और ये काम तब होता है जब कस्टमर अपनी इनपुट देता है और जो डिपार्टमेंट होता है, जो आपके डेवलपर्स होते हैं, वो आपसे आस्क करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं प्लानिंग, फिर आता है जी डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, फिर आगे आपके पास सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, और फिर हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। अब आपके पास डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है। अब बात करते हैं कि आपने क्या किया, एक स्कूल ओपन करना है। फर्ज कर लें एक गांव है, गांव के अंदर आपने स्कूल ओपन करना है, आपके पास तमाम चीजें हैं, लेकिन आप जो वहां पे किस्म का प्रोजेक्ट अपना लगा रहे हैं, आपने उसका स्कोप देखना है कि फर्ज कर लें आप स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो स्कूल ओपन कर रहे हैं तो वहां पे लोग जो हैं अपने बच्चों को कितना पढ़वा सकेंगे, बच्चों के अंदर पढ़ने का शौक कितना है। अगर आप स्कूल ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो एरिया आपके स्कूल को लग रहा है वो किस तरह का है, यानी आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप देखना है। मींस गोल्स, डिलीवरेबल्स, टास्क, कोस्ट एंड डेडलाइन। यानी इसी तरह अगर आप अपना सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं तो आपने पहले कहना है कि जी आपके सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद क्या है। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, आप किस मकसद के तहत बनवा रहे हैं। देन डिलीवरेबल्स, आप उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, उस सॉफ्टवेयर के जरिए क्या पैगाम देंगे,
जिस तरह आपने स्कूल खोला, आपका मकसद था बच्चों को तालीम देना, फिर आया डिलीवरेबल, आपने बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। टास्क मीन यानी जो सरगर्मियां जो आप काम ले रहे हैं वो आपके पास टास्क आ जाएंगे। और देन आगे जी हमारे पास कॉस्ट, कि आपके पास कितना बजट है कि आप उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को रन करवा सकें। और देन आता है जी डेडलाइंस, कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब आप उसके ऊपर कुछ वर्किंग कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, अब ये तो नहीं कि आप पूरा दिन 24 घंटे 24 आवर्स पूरा वीक यानी आप उसके ऊपर सब रहते हैं, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती होगी, डेडलाइन होती होगी। सो ये है आपके पास प्रोजेक्ट स्कोप। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन एसडीएलसी। अब फर्ज कर लें आपने स्कोप भी जान लिया, आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, आपने ऑब्जेक्टिव्स तो बात ही नहीं की कि वहां पे जब आप फर्ज कर लें स्कूल खोल रहे हैं, आपने लोगों से राय ही नहीं ली कि अगर हम स्कूल खोलेंगे तो आपका क्या रद्द अमल होगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते भी हैं या नहीं। यानी आपने क्या किया, प्रोजेक्ट लगा दिया लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स आपने नहीं किए, तो फिर भी क्या होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो काम स्लो पड़ जाएगा। अब यहां पर इसका पहला अगर आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव तो क्या है जी, इंप्रूव यूजर इंटरफेस डिजाइन। यानी फर्ज कर लें, मैं एक आसान समझाने के लिए कहता हूं कि आपने स्कूल ओपन किया, स्कूल आप चाहे आप गेट लगा दें, दीवारें खड़ी कर दें, लेकिन अगर आप उसका जो इंटरफेस है, उसकी जो एंट्री है, वही अगर आप अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल नहीं बनाएंगे तो लोग अंदर से क्या सोचेंगे कि अंदर से भी कैसा होगा भी ये। अगर फर्ज कर ले बाहर से अट्रैक्टिव नहीं है तो वो फिर क्या समझेंगे कि बाहर से इस तरह की ये हालत है तो अंदर से कैसी होगी। सो यानी इंप्रूव यूजर इंटरफेस डिजाइन। देन आता है जी इनहांस सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। अब आपने ये नहीं करना कि फर्स्ट कर लें आपने सॉफ्टवेयर बनवाया, आपने इतना खूबसूरत बनवाया, इतना प्यारा सॉफ्टवेयर बनाया कि देखने को अच्छा लगता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जीरो है, काम करने की सलाहियत जीरो है, उसकी जो स्पीड है वो जीरो है, आउटपुट जीरो है, तो उसका क्या फायदा। सो एनहांस सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। और इसी तरह एक्सपेंड मार्केट रीच, और आपने उसकी क्या करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। मीन्स कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाया, कोई भी वेबसाइट बनवाई, तो आप उसकी पहले एडवर्टाइजमेंट करें ताकि आपकी जो एक वेबसाइट है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो एप्लीकेशन है, एक फ्लो में है। अगर आपने बनवा लिया वो ऐसी ही पड़ी रहेगी तो उसका कोई ना कोई फायदा आपको है, बताएं, कुछ भी नहीं। सो आपने क्या करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करवा दी। ये थी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसडीएलसी। अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की, कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। अब फर्ज कर ले रिसोर्स क्या होते हैं, जराई, यानी आपके पास जो चीजें हैं आप उनको कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब ये तो नहीं ना कि फर्ज कर लें आपके पास 10 लाख है, 10 लाख नहीं, ये एग्जाम्पल छोड़ें, फर्ज कर लें आपको आपके पास 50,000 है और आपने क्या किया 10% को इनवाइट किया अपनी बर्थडे पे। सो आपके पास रिसोर्सेज हैं 50,000 रुपए के। अब ये तो नहीं होगा कि आप क्या कहें ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, जो जेन में आता जा रहा है वो लेते आ रहे हो। अब चाहे वो आपके जो गेस्ट हैं उनके वो टेस्ट के मुताबिक है भी या नहीं, आपने प्लानिंग नहीं की, आपने जो जेन में आया, आपके पास जराए थे, आपके पास वसाइल थे, आप लगाते गए। लेकिन जब आपने इतने ज्यादा वसाइल लगा दिए, आप खुद ही बताएं, जब आपके गेस्ट ही नहीं एग्री होंगे, हैप्पी होंगे, तो फिर क्या फायदा। सो आपके पास अगर वसाइल हैं तो उन वसाइल को भी आपने क्या करना है, एक
पूरा प्लानिंग के साथ लेके चल रहे हैं। वो कैसे लेके चल रहे हैं जी? पहले हम पढ़ लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन व्हाट रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर प्रोजेक्ट and then allocating and scheduling the work based on team capacity। कि जो आपके पास रिसोर्स प्लानिंग है, आप उसमें ये बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप बनवाना क्या चाहते हैं, और उसके बाद आपका एलोकेशन क्या होगा, आपके काम करने की सलाहियत क्या होगी, आपका टाइम टेबल क्या होगा, और फिर आपके टीम की कैपेसिटी कितनी होगी, ये आप बताएंगे। फिर ही क्या होगा, आपके उन कमांड्स के मुताबिक, उन कंडीशंस के मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर बनेगा। अब आपके पास जो प्लानिंग रिसोर्सेज होते हैं उसमें आता है अंडरस्टैंडिंग हु नीड्स टू वर्क ऑन व्हाट प्रोजेक्ट एंड व्हेन। अब आपने ये समझना है कि जो बंदा काम करवा रहा है, जिसको प्रोजेक्ट बनवाना है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, वो क्यों बनवा रहा है, और वो कब तक बनवाना चाहता है। देन फिगरिंग आउट हु इज अवेलेबल टू डू द वर्क। फिर आपने ये जानना है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो ये काम कर सकता है। अब हर बंदा ये काम थोड़ी ना कर सकता है, सॉफ्टवेयर जो है हर बंदा थोड़ी ना बना सकता है। सो आपने वो बंदा देना है जिसको काम आता है, जो काम कर सकता है इजीली। डिसाइडिंग व्हाट्स द बेस्ट यूज ऑफ योर टीम टाइम, और देन आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा टाइम होगा यूनिक जब आपकी टीम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के काम कर सके। फाइंडिंग कंप्रोमाइज बिटवीन कंपीटिंग प्रायोरिटीज, और आपने क्या करना है, तमाम जो उसके टास्क होंगे उनके दरमियान कंपैरिजन भी करने हैं कि आपने फर्ज कर लें जो रिसोर्सेज लगाए हैं वो काम के आए भी हैं कि नहीं आए, कुछ उनका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सो ये होते हैं रिसोर्स प्लानिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवाने से पहले। अब हमारे पास आती है जी स्टेज 2, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। अब डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स अगर आप नाम से देखते हैं तो क्या है, आपने अपने रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि आप चाहते क्या हैं। In this stage, all the requirements for the target software are specified. These requirements get approval from the customer, market analysis and stakeholder। अब मैं इसकी एक एग्जांपल करता चलूं। फर्ज कर लें आप एक देग बनवाना चाहते हैं, मीन्स के कोई भी डिश बनवाना चाहते हैं। सो आप क्या करते हैं, जो आपका शेफ होगा आप उसके पास जाएंगे, आपको किसी चीज का नाम नहीं पता, किसी चीज के बारे में आप नहीं जानते, बस उसका पता है कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे उसकी वर्किंग है। आप अपने शेफ के पास गए, आपने जाके कहा कि मुझे इस तरह की डिश बनवानी है, और इतने मेरे पास इन्वाइटर्स हैं, मैंने उनको ये डिश पेश करनी है। सो आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते जाएंगे कि आपने क्या क्या बनवाना है, किस तरह की वो चीज होनी चाहिए। फर्स्ट कर लें कोरमा बनवाना चाहते हैं, कोरमे में क्या होगा, जो आपके पास मसाला है कम ज्यादा तेज हो या कम तेज हो, जो उसकी ग्रेवी है वो कम हो या ज्यादा हो, जो मीन्स उसका ऑयलीपन है, ये तमाम चीजें क्या होंगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। और फिर इसके अंदर आता है आपके पास अप्रूवल फ्रॉम मार्केट एनालिसिस। फिर फर्ज कर लें आपको, अगर आपके शेफ के ऊपर यकीन नहीं है, वो आपको जो लिस्ट बना के देता है, आप मार्केट में जाके उसको एनालिसिस करवा सकते हैं कि यार मैं ये चीज बनवा रहा हूं, इसका आउटपुट क्या होगा। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिव्यू भी मिल जाएगा। और फिर क्या होगा, स्टेक होल्डर जो बना के देते हैं वो सारा आपको गाइड कर देंगे। अब हम डिफाइनिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर दी। इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर पहले नंबर पे आता है जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, देन आता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट,
और देन है जी रिक्वायरमेंट, रिव्यूज एंड अप्रूवल। अब पहले हम बात करते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। सो यहां पर देखिए फंक्शनल का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई चीज जो काम करती है, जो जरूरी है। अब जिस तरह मैं मिसाल एक दे रहा हूं कि आप देग बनवाने गए, डिश बनवाने गए, आपने ये नहीं कहा कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई कि आपने पहले ऑयल डाला, फिर प्याज डाले, फिर ये डाला, फिर मिर्ची डाली, हल्दी, प्याज, ये तमाम चीजें डाली। आप क्या करते हैं, उसमें जो काम की मेन चीजें होती हैं वो आप डिस्क्राइब करते हैं। आपने कहा कि आपने डिश बनवानी है जिसमें गोश्त हो, उसमें ग्रेवी हो, उसमें ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, जो आपको मोटी मोटी नजर आती हैं। यानी ऐसी चीजें किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऐसी चीजें जो काम की हो, जो मेन हो, जिनका फंक्शन कोई ना कोई होता हो जरूरी, उसको हम क्या नाम देते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट का नाम देते हैं। So functional requirements are the product, features or functions that developers must implement to enable user to accomplish their task. So it's essential to make them clear both for the development team and the stakeholders. अब ये जो functional requirements हैं, जब आप बताते हैं अपने एम्प्लॉय को, अपने डेवलपर को, तो क्या होगा, अब कस्टमर के दरमियान और डेवलपर के दरमियान जो तमाम की तमाम डिस्कशंस होंगे, तमाम की तमाम जो उनके दरमियान एग्रीमेंट होंगे, वो तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। गलती का तो चांस ही नहीं बनता। अब फर्ज कर लें आपने तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स सही नहीं बताई और आपके स्टेक होल्डर ने, डेवलपर ने भी आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया या उसने सही तरीके से पूछा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, बाद में आपको भी मसला बन सकता है और डेवलपर को भी काफी इश्यूज आ सकती है। अब यहां पर एक एग्जांपल देखें, यूजर शैल बी एबल टू लॉग इनटू द सिस्टम यूजर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड। कि अगर आपसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है तो उसमें फर्ज कर लें जब कोई भी बंदा आपके सॉफ्टवेयर में या आपकी एप्लीकेशन में या आपकी वेबसाइट में एंटर होता है, तो आपने उसे क्या करना है, लॉगिन का यानी यूजर नेम और पासवर्ड लिखवाना है उसका। तो क्या होगा, in this example the function is login and the behavior is the system shall allow a user to log in using their username and password। तो ये जो आपके पास लॉगिन इंटरफेस होगा, ये क्या होगा, फंक्शनल होगा, इसका कोई ना कोई काम होगा। सो ये जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हम नाम देते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट का नाम देते हैं। अब आपके पास फंक्शनल तो बात कर ली हमने, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि नॉन फंक्शनल भी तो होंगी कुछ। अब मैं उसी एग्जांपल को लेता हूं, फंक्शनल वाली जो मैंने पहले एक्सप्लेन की, कि आप अपने शेफ के पास गए, आपने मोटा मोटा बता दिया किसी भी डिश के बारे में, आपको उसका नाम नहीं पता, लेकिन आप मोटा मोटा बता देते हो कि ये चीजें डालनी है, वो तो क्या होगी, फंक्शनल। अब नॉन फंक्शनल क्या होगी, ऐसी चीजें जो उसमें इस्तेमाल तो होती हैं लेकिन उनको मेन तौर पर नहीं रखा जाता। मीन्स मिर्चें, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये तमाम चीजें हैं, ये आप उसको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन इनका काम अंदर होता है। इसी तरह किसी भी जब सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवाया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं उसकी कुछ ना कुछ वर्किंग होगी, कुछ ना कुछ उसका प्रोसेस होगा, ये तमाम चीजें जो होती हैं ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह अगर आप नॉन फंक्शन में आए, सिक्योरिटी हर सॉफ्टवेयर की होती है, अप्रूवल हर सॉफ्टवेयर का होता है, डॉक्यूमेंटेशन हर सॉफ्टवेयर का होता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये नॉन फंक्शनल के तौर पे इंप्लीमेंट की जाती हैं। देन आता है जी हमारे पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फर्ज कर लें आप जो
डिश बनवा रहे हैं, मैं एक फिर आसान एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ लगे। आप डिश बनवा रहे हैं, आपने जो डिश बनवानी है आपने उसको ये भी बताना है कि आप किस पर्पस के हवाले से बना रहे हैं। आप बर्थडे पार्टी के हवाले से, एंगेजमेंट के हवाले से, या किसी और पर्पस के हवाले से, सैड पर्पस के हवाले से, मीन्स वट जो भी पर्पस आपका जो पर्पस होगा बनवाने का, आप उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं टेक्निकल का। अब इसको मैं थोड़ा बरस करता हूं सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो आप उसको बताएंगे कि आप जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं वो आपका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, आप किस डिवाइस के ऊपर, किस सिस्टम के ऊपर उसको रन करवाना चाहते हो। Technical requirements are the technical issues that must be considered to successfully complete a project. अब इसमें क्या होता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि जब आप प्रोजेक्ट बनवा लेते हो, सॉफ्टवेयर बनवा लेते हो, तो लास्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे होते हैं। वो टेक्निकल इश्यूज क्या होते हैं, मीन्स के परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब वही बात आ गई कि आपके पास 50,000 था, आपके पास रिसोर्सेज थे, आपने प्लानिंग नहीं की, लेकिन क्या होगा, आपने जो भी मंगवाते गए, लेकिन आपके जो इन्वाइटर्स जो थे वो हैप्पी नहीं रहेंगे, तो आपके इन्वाइट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। सो इसी तरह जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो उसको बनवाने के लिए आपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का भी खास ख्याल रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे उस सॉफ्टवेयर की कोई परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। जब कोई परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो कोई भी यूजर उसके ऊपर नहीं आएगा। इसी तरह उसकी रिलायबिलिटी होगा, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी होगा कि वो किस तरह यूजर को अपनी अवेलेबिलिटी दिखाता है, किस तरह परफॉर्मेंस दिखाता है। अब इसमें आता है जी आपके पास जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले नंबर पे आता है जी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आपके अब देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। अब आपने जो सॉफ्टवेयर चलवाना है वो क्यों, जाहिर बात है किसी ना किसी डिवाइस के ऊपर चलेगा, तो जो लैंग्वेज है वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो उस डिवाइस के ऊपर इजीली रन हो पाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसी तरह द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस सिस्टम के ऊपर रन होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होना चाहिए, या किस तरह का आपका सॉफ्टवेयर है, आप उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहना चाहते हैं। और इसी तरह दी स्टैंडर्ड्स, और इसी तरह जो आपके पास दूसरी आपके पास सिस्टम्स आ जाते हैं, आप उसके ऊपर किस तरह इसको रन करवाना चाहते हैं। सो ये था हमारे पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अब आता है जी रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड अप्रूव्ड। अब जाहिर बात वही एग्जांपल लेते हैं, मीन्स कि आपके अपने शेफ के पास आपने कहा मैंने ये बनवाना है, उसने क्या किया आपको एक डिटेल में यानी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब आप इसकी रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस भी करवा सकते हैं, आप रिव्यू भी ले सकते हैं कि यार जो मैं वसाइल लगा रहा हूँ, मैं जो जराए लगा रहा हूँ, अपने जो रिसोर्सेज लगा रहा हूँ, इसका मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो इसमें क्या होगा, आप वो डिस्क्रिप्शन लेके मार्केट चले गए, मार्केट में जहां से आप सामान बाय कर रहे हैं वहां से आप क्या करोगे, उससे डिस्कशन करोगे कि ब्रदर मैं ये चीज बनवाना चाह रहा हूं, मुझे ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्या आप मुझे बताओ, आप तो इन चीजों पे माहिर होगे, ये चीजें यूज करने से मेरी जो डिश बनवा रहा हूं ये टेस्टफुल होगी कि नहीं होगी, इसका मुझे फायदा होगा भी या नहीं होगा। तो वहां पे वो जो पर्सन होगा आपको गाइड कर देगा, जिससे क्या होगा, आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे, आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा कि आपकी जो डिश है वो मजे की होगी या नहीं। इसी तरह जब आप क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, जब आपने क्या किया, अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स बताई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनाई, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बनाई, तो क्या होगा,
आप फिर क्या होगा, जब आप वापस आएंगे आप किसी दूसरे से पूछेंगे तो आपको क्या होगा, उनके रिव्यूज मिलेंगे और फिर क्या होगा, आपस में अच्छी एक किस्म की कोलैबोरेशन से क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा डिजाइन हो सकता है। अब बात करते हैं हम स्टेज 3 पे, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर क्या होता है, ढांचा खड़ा करना। डिजाइन आर्किटेक्चर कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको खड़ा कैसे करना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। SRS is the reference for software developers, designers to come up with the best architecture for the software. अब जो आपके पास SRS होता है, ये आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। Hence, with the requirement defined in SRS, multiple design for the product architecture are present in the design document specification. अब इसमें क्या होगा, जब आप SRS में जाके अपने तमाम रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, वहां पे आपको कुछ ना कुछ डिजाइन्स मिल जाएंगे, आपको बने बनाए डिजाइन मिल देंगे। आप वहां से क्या कर सकते हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, वहां पर काफी टेम्पलेट्स पड़े होंगे, आप उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है आप उसको किस तरह का बनवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे जी डिजाइन के अंदर लो लेवल डिजाइनिंग और हाई लेवल डिजाइनिंग। अब लो लेवल और हाई लेवल का क्या कंसेप्ट है। अब हाई लेवल आता है कि आपने पूरे सिस्टम को, क्या पूरे सिस्टम को डिजाइन करना है, और एक आता है आपके पास कि आपने उसके कुछ कुछ कंपोनेंट को डिजाइन करना है। हाई लेवल डिजाइन इज द जनरल सिस्टम डिजाइन, मींस इट रेफर्स टू द ओवरऑल सिस्टम डिजाइन। इसका मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिजाइन करवाना चाहते हैं, यानी पूरा का पूरा सिस्टम भी बनवाना चाहते हैं। अब यहां पे क्या होगा, जो हाई लेवल डिजाइनिंग होती है इसमें जो स्ट्रक्चर, कंपोनेंट और उनके रिलेशनशिप सारे शामिल हो जाते हैं, और इसको हम बनवाते हैं आर्किटेक्चर से बनवाते हैं। मींस आप एक सोसाइटी बनवाना चाहते हैं, आप एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उस सोसाइटी में क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्क्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, कमर्शियल हाउसेस होंगे, ये तमाम चीजें होंगी। आपने इनको क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, बनवाना होगा। तो आप किससे रब्ता करेंगे, वो जो उसका आर्किटेक्चर होगा आप उससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, उससे बनवाएंगे। लेकिन क्योंकि वो क्या होगा, एक उस काम का माहिर होगा। अब दूसरे में भी आता है लो लेवल डिजाइन। अब आपके पास सिस्टम बना हुआ है, लेकिन आप उस सिस्टम के छोटे छोटे कंपोनेंट बनवाना चाहते हैं। सो उसके लिए क्या होगा, आप उसमें छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी डिटेल्स लेके उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। और इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, इंजीनियर्स ही करते हैं। ठीक हो गया। सो ये होता है आपके पास डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर के हवाले से हमने बात की कि आप अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर आपने सिस्टम डिजाइन करवाना है उसके लिए क्या होता है, और जो अगर आप उसके अंदर कोई कंपोनेंट डालना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। अब बात करते हैं स्टेज 4 के ऊपर कि स्टेज 4 हमें क्या कहती है। डेवलपिंग प्रोडक्ट, कि अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना। हमने ढांचा खड़ा कर दिया, प्लानिंग कर ली, सारा काम कर लिया, अब हम कर रहे हैं डेवलपिंग। सो डेवलपिंग प्रोडक्ट क्या होता है, एट दिस स्टेज द फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट। फॉर दिस डेवलपर यूज अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग कोड एज पर द डिजाइन इन द डीडीएस। अब जब आप प्रोग्राम अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे होते हो, जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे कोड यूज करते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्ड होता जाता है।
डेवलप होता जाता है। Hence, it is important for the coders to follow the protocols set by the association. So, जो आपके पास कोडर होता है, जो लिखने वाला होता है, वो स्टेप बाय स्टेप तमाम कंडीशंस को देख कर जाता है। Conventional programming tool like compiler, interpreter, debuggers, etc. अब फर्ज कर लें एक बंदा कोड लिख रहा है किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, तो जब वो वेबसाइट को डिजाइन कर रहा होगा तो क्या करेगा, उसके तमाम स्टेप्स को देखेगा, स्टेप बाय स्टेप उसको देखेगा, उसको कंपाइल करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको डिबग करेगा, बारी बारी देखता जाएगा कि कोई मसला तो नहीं निकल रहा। अगर कोई मसला निकल रहा है तो उसको साथ ही क्या करे, हल कर दे। Are also put into the use of the stage. Some popular language like C or C++, Python, Java, etc. are put into the use as per the software regulation. So अगर आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हो तो आप उसमें C, C++, पाइथन या जावा को इस्तेमाल करते हो उनके एक रेगुलेशंस के हवाले से। सो यहां पर देखिएगा डेवलपमेंट में क्या होता है, कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं, स्केलेबल कोड होता है, वर्जन कंट्रोल होता है और कोड रिव्यू होता है। अब इनको बारी बारी देखते जाते हैं कि पहले नंबर पे हमारे पास जो ये जो कोड होता है मीन्स के कोडिंग स्टैंडर्ड, ये क्या होता है। सो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, आप जब कोड लिखोगे, कोड लिखा आपने, अब उस कोड में कुछ ना कुछ आप सारा आपने रूल्स फॉलो किए, आपने तमाम के तमाम जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी फॉलो किया, आपने जो कोड था उसको एक अच्छे अंदाज में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया। देन आता है इसका स्केलेबल कोड। आपने वो कोड लिखना है जो क्या हो, स्केलेबल हो, मीन्स के वो लैंग्वेज यूज नहीं करनी जो काफी पुरानी हो गई है, यानी एक लैंग्वेज आई है लेटेस्ट वर्जन में, आपने उसको यूज करने की बजाय क्या किया, पुरानी लैंग्वेज को यूज किया, तो क्या होगा, आपका जो एक किस्म का कोड तो चल जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी होगी, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कम हो सकती है। सो इसलिए स्केलेबल कोडिंग को आपने इस्तेमाल करना है। देन आता है जी वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल क्या होता है, आपने साथ साथ ये नहीं कि एक बार आपने सॉफ्टवेयर बनवा लिया और देन आपने भूल गए कि ये हमने सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ भी है कि नहीं, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है या नहीं। आपने क्या करना है, उसको हर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या मंथ बाद उसको अपडेट करते चले जाना, ताकि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका काम है, उसके अंदर एरर्स, उसके अंदर जो बग्स होते हैं वो खत्म हो सके। वर्जन अपडेट करने से क्या होगा, आपके जो काम कर रहे सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस होगी वो एनहांस हो सकती है। देन आता है जी कोड रिव्यू। आप अपने कोड को किसी से रिव्यू भी करवा सकते हैं कि आपका कोड किस तरह का है, उसके रिव्यूज ले सकते हैं, उसका चेक एंड बैलेंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम स्टेज 5 के ऊपर, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। अब आपने प्रोडक्ट को क्या किया, प्लानिंग के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपने डिजाइन के हिसाब से उसको क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया, डिजाइन करवा लिया, बनवा लिया। अब फेज है जी उसका प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन का। सो ये क्या चीज होती है, after the development of the product, testing of the software is necessary to ensure its smooth execution. आप जब सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं, आपने ये चेक करवाना है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनवाया क्या वो सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसके ऊपर यूजर आता है, यूजर को सेटिस्फैक्शन मिलती है या नहीं मिलती, क्या जब यूजर एंटर होता है जो आपका इंटरफेस है वो यूजर के मुताबिक होगा या नहीं होगा। सो although
minimal testing is conducted to every stage of SDLC. SDLC के अंदर हर स्टेज के ऊपर एक छोटी छोटी टेस्टिंग होती रहती है। कैसे होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं। आपने देखा होगा मैंने आपको जो शुरू में एग्जांपल्स बताई थी, उन एग्जांपल्स में कुछ वर्ड ऐसे थे जो बार बार आ रहे थे, बार बार उसमें रिव्यू, बार बार टेस्टिंग आ रही थी, लेकिन वो क्या थी, मिनिमल फॉर्म में थी। किसमें थी, मिनिमल फॉर्म में। अब यहां पर देखिएगा therefore at this stage all the probable flaws are tracked, fixed and retested। जितने भी इसके अंदर जो इश्यूज होते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं, उनको फिक्स किया जाता है और फिर दोबारा क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। This ensures that the product confirms the quality requirement of SRS, जिससे ये पता चलता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सारा SRS के ऊपर आता भी है या नहीं। सो यहां पर देखिएगा सिस्टम टेस्टिंग के अंदर दो किस्म की टेस्टिंग आती है। एक होती है मैनुअल टेस्टिंग और एक होती है हमारे पास ऑटोमेटिक टेस्टिंग। अब इनको हम डिटेल से देख लेते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। अब पहले में बात करते हैं मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर। ये मैनुअल टेस्टिंग होती क्या है? मैनुअल क्या होता है? फिजिकल काम करना, ऐसा काम जो इंसान खुद करता हो। ह्यूमन परफॉर्म टेस्ट, इसमें क्या होता है, इंसान खुद टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर को। कंज्यूम्स टाइम, जाहिर बात है इंसान काम कर रहा है, एक एक चीज को चेक करेगा तो टाइम तो लगेगा। प्रोवाइड टेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे क्या होता है जो आपके पास टेस्ट के अंदर जितने छोटे छोटे एरर्स होती हैं वो भी निकल आते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान ने सॉफ्टवेयर को बनाया होता है तो उसी में वो क्या कर सकता है, उसको मिस्टेक फाइंड कर सकता है। एपीटी फॉर अ फिक्स्ड बजट, और जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसका एक खास बजट होता है, उस बजट के तहत आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन करवाया जाता है। सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, और ये ज्यादातर छोटे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, क्योंकि इंसान अगर फर्ज कर ले इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, एक इंसान उसको कैसे टेस्ट कर पाए। अगर फर्ज कर लें ज्यादा हम इंसान ले भी लें, लेकिन हर इंसान का जो टेस्टिंग का किस्म का प्रोसेस होगा वो आपस में सेम नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज भी बनी हुई है कि जो ह्यूमन है वो किस तरह सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रही होती है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जो टेस्टिंग होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, टूल्स यूज्ड फॉर टेस्टिंग। मींस हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोडक्ट कैसा है। सिग्निफिकेंटली फास्टर, ये इंसानों की निस्बत क्या होता है, जल्दी काम करते हैं। रैंडम टेस्टिंग आउट ऑफ स्कोप, ये क्या करते हैं, अंदर अंदर से मेन चीजों को फाइंड करते हैं। यानी जिस तरह इंसान स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों को चेक करता है, ये क्या करता है, रैंडम तरीके से करता है काम। सुटेबल फॉर वेरिएबल बजट, और ये क्या होता है, वेरिएबल बजट के लिए होता है। इसमें अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, और ये जो आपका लार्ज प्रोजेक्ट होगा, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हम उसको क्या कहते हैं, ज्यादातर ऑटोमेटिक तरीके से चेक करवाते हैं, उसकी टेस्टिंग करवाते हैं कि ये ठीक भी है या नहीं, इसमें कोई इश्यू है या नहीं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो ये था हमारे पास स्टेज नंबर 5 कि आप टेस्टिंग कैसे करवा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर की। स्टेज 6 की बात करें तो स्टेज 6 क्या कहती है, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने टेस्टिंग करवा ली, अब हमें उसको डिप्लॉय करवाना है, हमने उसको मार्केट में लाना है उसकी मेंटेनेंस के साथ। तो ये हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्टर डिटेल्ड टेस्टिंग द कंक्लूजन प्रोडक्ट इज रिलीज्ड इन फेज एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी।
इसमें क्या होगा, जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक होना चाहिए। इट इज द टेस्टिंग इन रियल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। फिर क्या होगा, ये एक इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर आपकी टेस्टिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा कि ये वाकई ठीक है या नहीं। इट इज इम्प्रूव टू एंश्योर इट्स स्मूथ परफॉर्मेंस। और फिर वहां पे जाहिर किया जाएगा, वाज़ेह किया जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस स्मूथ है या नहीं, इसका काम करने का अंदाज ठीक है या नहीं, ये यूजर के लिए वैल्यूएबल होगा भी या नहीं। If it perform well, the organization send out the product as a whole. अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल आई तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इसको पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करवा देगी। आगे ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा। After retrieving beneficial feedback, the company release it as it or with auxiliary improvement to make it further helpful for the customer. और अगर इसका कुछ ना कुछ फायदा हुआ, इसके कुछ ना कुछ फायदे हुए, तो कंपनी क्या करेगी, इसके अंदर जितने भी और रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी कंपनी खुद डालेगी। कंपनी आपके बजट के अंदर उसको शामिल नहीं करेगी। कंपनी क्या करेगी, उसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लाएगी और कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी। However, this alone is not enough. Therefore, along with the deployment, the product supervision. So, अब ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर लेके चले जाओ और वो आपको बस देख के बना इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके लिए पूरा एक किस्म का उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ऊपर उसका पूरा सुपरविजन होना चाहिए, तब जाके आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आता है जी रिलीज प्लानिंग, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन, मेंटेनेंस, फीडबैक। ये तमाम जो चीजें आपने शुरू में की होती हैं, आप वो तमाम क्या करते हैं, इसके साथ अटैच करते हैं। तब क्या होता है, आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये थे जी हमारे पास SDLC के स्टेजेस, जो हमने स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस किया। अब हम देखने जा रहे हैं जो SDLC के आपके पास मॉडल्स, ये SDLC के मॉडल्स क्या होते हैं, SDLC किन किन मॉडल्स के थ्रू करवाई जा सकती है, किस किस तरह उनके फायदे होते हैं। सो यहां पर देखिएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और इसमें जो इसके मॉडल्स हैं 5 मॉडल है इसके। कितने मॉडल हैं? 5। पहले नंबर पे आता है जी वाटरफॉल, दूसरे नंबर पे आता है एजाइल मॉडल, तीसरे नंबर पे आता है इटरेटिव, चौथे नंबर पे स्पाइरल और पांचवें नंबर पे है जी वी शेप। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? सो आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने कभी दरिया या नदी का पानी बहते देखा हो, तो पानी जो है वो एक ही डायरेक्शन में किसी ना किसी फ्लो में बह रहा होता है। और आप ये देखते हैं कि पानी की जो डायरेक्शन है, या तो वो लेफ्ट से राइट की या राइट से लेफ्ट की होती है। क्या कभी आपने ऐसा वादी, ऐसी नदी देखी हो जिसमें पानी की डायरेक्शन दोनों तरफ है, वो जिस तरह मर्जी मूव की जा रहा है, ऐसा कभी देखा हो? ऐसा होता ही नहीं है। पानी की डायरेक्शन या तो हाई से लो की तरफ होती है, या उसकी जिस तरफ उसका बहाव होता है पानी उस तरफ मूव करते हैं। अब वाटरफॉल मॉडल जो है ये SDLC के अंदर क्यों लिया गया? यानी शुरू में क्या होता था कि जब कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया जाता था तो उसमें क्या होता था, प्लानिंग हो गई, प्लानिंग होने के बाद एक खास टाइम लगाया प्लानिंग के ऊपर, प्लानिंग होगी। अब उसके बाद आ गया हमारे पास सिस्टम को डिजाइन करना, सिस्टम को डिजाइन करने के बाद आ गया इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। यानी जब आप एक स्टेप को कर लेते थे, फर्स्ट कर लें एक स्टेप आपने किया, यहां से आप इस स्टेप के ऊपर मूव करके आ गए, फिर आपने ये स्टेप से यहां पे आ गए, आप ये स्टेप से यहां पर आ गए, लेकिन क्या होगा,
अब इस वाटरफॉल के मुताबिक, इस वाटरफॉल मॉडल के मुताबिक जब आप 2 स्टेप से आगे मूव कर लो, मीन्स आपने ये 2 स्टेप पास किए और आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे अपना सरमाया लगाया, अपना टाइम लगाया, अपना बजट लगाया, तो क्या होगा, आप यहाँ से वापस दोबारा इसके ऊपर नहीं जा सकते थे। उसके लिए जाने के लिए आपको फिर एक टाइम लगाना पड़ेगा, एक फिर बजट निकालना पड़ेगा। तो क्या होता था, ये वाटरफॉल इतने कंपैटिबल नहीं था किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। क्यों? आधा डिजाइन करने के बाद में पता चलता कि ये चेंजिंग करनी थी, तो सारा काम खत्म करने के बाद शुरू से काम करना पड़ता था, शुरू से प्लानिंग करनी पड़ती थी, शुरू से डिजाइनिंग करनी पड़ती थी, शुरू से रिक्वायरमेंट्स गैदर करना पड़ती थी, जिसकी वजह से ये जो वाटरफॉल था ये पहले इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जिस तरह जिद्दत आती गई, जिस तरह आपके पास सॉफ्टवेयर का यूज बढ़ता गया, तो वाटरफॉल जो मॉडल है इसको कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब आपके पास, फर्ज कर लें आपने ये इतना जो है आपने बनवा लिया, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने एक टाइम लगा दिया, आपने एक बजट लगा दिया, लेकिन जब चेंजिंग करने पे आएंगे, तो जब आप वापस ही मूव कर पाएंगे, तो क्या होगा, आपका उस सॉफ्टवेयर का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए वाटरफॉल जो मॉडल है वो इतना कंपैटिबल नहीं रहा। द वाटरफॉल मॉडल इज नॉट इन प्रैक्टिस एनीमोर। ये इतना आज के दौर में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्यों? बट इट इज बेसिस फॉर ऑल अदर एसडीएलसी मॉडल। लेकिन ये सारे जो उसके एसडीएलसी के मॉडल्स हैं सारों में इस्तेमाल होता है। मींस स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन बाद में चेंजिंग आने की वजह से काम खराब हो गया। Because of its simple structure, the waterfall model is easier to use and provides a tangible output. क्योंकि वाटरफॉल मॉडल को यूज करना आसान है। कैसे आसान है? पहले आपने क्या की, प्लानिंग की, ठीक हो गया। प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद आपने क्या किए, रिक्वायरमेंट्स लिए। क्या किए? रिक्वायरमेंट लेने के बाद आपने क्या की, डिजाइनिंग शुरू कर दी। अब डिजाइनिंग करने के बाद आपको कहा गया कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये चेंजिंग करनी थी, तो आप दोबारा पीछे मूव नहीं कर सकते एक स्टेप से ज्यादा। सो क्या होगा, आपका जितना भी बजट होगा, आपका जितना भी सरमाया होगा, आपका जितना भी टाइम होगा, वो सारा जाया रहेगा। आपको एक नए सिरे से काम को शुरू करना पड़ेगा। सो इसको हमने नाम दिया था, वाटरफॉल मॉडल का नाम दिया। इसमें कहा गया जी आपके पास इन द वाटरफॉल मॉडल वंस अ फेज सीम्स टू बी कंप्लीटेड। इसमें ये आता है कि एक फेज कंप्लीट हो गया, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको बाद में बदला नहीं जा सकता। जिस तरह मैंने कहा कि आप आगे पहले प्लानिंग से रिक्वायरमेंट के ऊपर आए, रिक्वायरमेंट से डिजाइन पे गए, आप जब डिजाइन के ऊपर आ गए, आपने जब टाइम लगा दिया, आप ना प्लानिंग के ऊपर जा सकते हैं ना रिक्वायरमेंट्स के बाद देख सकते हो। And due to its less flexible nature, the waterfall model is not in practice anymore. और इस वजह से इसके इतने फंक्शंस ना होने की वजह से क्या होगा, वाटरफॉल मॉडल को इतना इस्तेमाल नहीं किया गया। नाउ एजाइल मॉडल क्या होता है? The agile model in SDLC was mainly designed to adapt the changing requests quickly. The main goal of agile model is facilitate quick project completion. अब इसमें क्या होता है, एजाइल में ये होता है कि आपके पास जो आपने सॉफ्टवेयर बनवाया, आप उसको क्या करते हो, स्टार्ट करवाते हो। स्टार्ट करवाने के बाद आपने क्या किया, उसको साथ साथ टेस्ट करवाते जाते हो हर पॉइंट के ऊपर। मीन्स प्लानिंग की, आप प्लानिंग के ऊपर क्या करते हो, टेस्टिंग करते जाते हो माइनर सी, ताकि जो चेंजिंग है उनको साथ साथ चेंज किया जा सके, ताकि आपका टाइम भी बचे, आपका प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो भी बचे, बजट भी बचे। सो आपने क्या किया, आपकी जो एक किस्म के एम्प्लॉयज होंगे, जो विजिबिलिटी होगी, जो आपका क्लाइंट होगा, ये तमाम के तमाम जो होंगे ये एक ही मॉडल के अंदर रेडी काम कर रहे होंगे। तो क्या होगा, एक पूरा प्रोसेस आपका सर्कुलर फॉर्म में देगा।
आप कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके चेंज कर सकते हो। मींस आपने क्या किया, प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट के बाद आपने डिजाइनिंग किया, लेकिन अब डिजाइन करते वक्त आपने कह दिया, आपने सुना, आपको पता चला कि चेंजिंग आ रही है आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप क्या करोगे, यहीं पे रह के दोबारा किसके ऊपर जाओगे, प्लानिंग के ऊपर जाओगे, वहां पे जाके क्या करोगे, न्यू प्लानिंग करोगे, और देन फिर क्या होगा, वही दोबारा सिस्टम चलता रहेगा। यानी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, आपके पास बढ़ गई है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डिजाइन करना आपके लिए आसान हो गया है। अब बात करते हैं हम आइटरेटिव मॉडल। अब आइटरेटिव मॉडल होता क्या है? आइटरेटिव का मतलब होता है बार बार चलाना, बार बार चेक करते जाना, चेक करते जाना, चेक करते जाना, जब तक उसकी कंडीशन ठीक ना हो जाए। सो यहां पर देखिएगा, इन दी आइटरेटिव मॉडल इन SDLC each cycle result in a semi developed but deployable version which with each cycle। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट करें, यहाँ पे आपने क्या किया, एक इनिशियल पॉइंट आपके पास प्लानिंग का, आपने प्लानिंग स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे प्लानिंग आ गई, प्लानिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करना शुरू कर दिया, आपने एनालिसिस किया, देन आपने क्या किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी। अब क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी रिपीट होती रहेंगी, आप किसी भी पॉइंट को दोबारा क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किसी भी पॉइंट के ऊपर विदाउट एनी हेजिटेशन। Some requirements are added to the software and the final cycle result in the software with the complete requirement specification। और इसमें क्या होता है, आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या करते हो, एक आइटरेटिव मॉडल में लाके बार बार चेक करके, बार बार चेक करके क्या करते हो, उसको डिप्लॉयमेंट करवा देते हो। कि इसमें अब जो इश्यूज हैं, जो इसके काम करने की जो सलाहियत है वो पहले से बढ़ गई है, इसके जो इश्यूज थे, जो बग्स थे अंदर, खत्म हो गए। नाउ अब बात करते हैं जी, स्पाइरल मॉडल क्या होता है। The spiral model in SDLC is one of the most crucial SDLC model that provides support for risk handling। अब ये आपके पास होता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर रिस्क को फाइंड करने के लिए। मींस फर्ज कर लें, आपने एक सॉफ्टवेयर के लिए पहले प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद आपने उसके हवाले से क्या की, रिक्वायरमेंट ली, देन आपने क्या किया, उसको डिजाइन किया। अब क्या होगा, आपने क्या किया, जब डिजाइन कर रहे होगी, डिजाइन करते करते रिक्वायरमेंट में आपको कुछ कमी पेशी नजर आई, कुछ आपको लॉस नजर आया, तो आप क्या कर सकते हो, उसके रिस्क को निकाल सकते हो कि ये रिस्क किस जगह के ऊपर आया, किस पॉइंट के ऊपर आया। यानी आप उसको स्पाइरल कर सकते हो, आप उसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप उसको गहराई में जाके देख सकते हो कि जो आपका मॉडल है वो किस तरह काम कर रहा है, उसका कहाँ कहाँ पे उसके जो उसके एरर्स हैं, आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपने प्लान किया तो आप इसके जो उसके रिस्क मैनेजमेंट है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, जो रिस्क होंगे जितने भी, आप उसको उसी वक्त रिमूव कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो मजीद एनहांस हो जाएगी। अब बात करते हैं हम वी शेप्ड मॉडल के ऊपर। अब वाटरफॉल मॉडल पढ़ा, एजाइल पढ़ा, आइटरेटिव पढ़ा, स्पाइरल पढ़ा, अब वी शेप क्या होता है? असल में वी शेप का मतलब है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। अब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या होता है, the V-shaped in SDLC is executed in sequential manner in V shape। Each stage or phase of this model is integrated with our testing phase। इसमें हर एक पॉइंट जो है, हर एक फेज जो है, हर एक स्टेज जो है, वो तमाम की तमाम क्या होती है, बार बार टेस्ट होती है। एक स्टेज लिखी आपने, एक स्टेज बनाई,
वो 7 टेस्ट होगी फिर आगे होगी, ताकि आपके पीछे तमाम के तमाम एरर्स खत्म होते जाए। अब यहां पर आप देखिएगा पहले नंबर पे आगे जी हमारे पास वेरिफिकेशन के वेरिफिकेशन में कौन कौन से फेजेस हैं। पहले नंबर पे आया आपके पास रिक्वायरमेंट में। अब रिक्वायरमेंट में क्या होगा, आपने क्या किया, इससे सिस्टम वीडियो डिजाइन करना है, सिस्टम को डिजाइन करने के साथ साथ आपने क्या करना है, एक्सेप्टेंस भी देनी है। मीन्स के अगर आप कोई स्कूल खोल रहे हो, आपने उसमें देने हैं कि जो आपका स्कूल है वो कितने एरिया का है, फिर उसमें जो बेंच है एक्सेप्टेंस क्या होगी, स्कूल में बेंच कुर्सियां ये तमाम चीजें, टीचर्स क्लर्क पीएन ये तमाम चीजें क्या होंगी, उसकी एक्सेप्टेंस होगी। सो आप देखिए इसमें आप हर फेज के ऊपर क्या कर रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं कि आपके जो सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, काम करने की जो सलाहियत है वो कैसी है, आप उसको हर स्टेप के ऊपर टेस्ट करते जा रहे हैं। जिससे क्या होगा, जो रिस्क होंगे वो बिल्कुल खत्म होते जाएंगे। आपका जो सॉफ्टवेयर है एक अच्छे और एक जो उसकी जो रिलायबिलिटी होगी, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो काफी बेहतर हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है जी आपके पास सिस्टम डिजाइन। आप जब सिस्टम डिजाइन करते हो तो आप सिस्टम का टेस्ट भी लेते हो कि आपने जो स्कूल बनाया वो दिखने में कैसा है, उसके काम करने की सलाहियत कैसी है, वो काम कैसे कर रहा है, उसके बनाने का मकसद क्या है, आप उसको टेस्ट कर रहे हो। जब आप उसको टेस्ट कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग कर रहे हो। अब देखिएगा यहाँ पे आ गया आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर के लिए आप उसको कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो कि जो आर्किटेक्चर बनाई है इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई, ये क्यों किया गया, ये क्यों बनाया गया, किससे बनाया गया, कैसे बनाया गया, इंटीग्रेट की जा रही हो आप। तो ये जो वेरिफिकेशन है, आप वेरिफिकेशन के साथ साथ उसको वैलिडेट भी कर रहे हो कि ये इसके लिए वैलिडेट है भी या नहीं, ये इसके लिए ठीक है भी या नहीं। तो ये था आपके पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मीन वी शेप्ड मॉडल। ये था हमारे पास 5वां मॉडल। आई होप ये जो हमने मॉडल्स के ऊपर बात की है आपको समझ लग गई होगी। नाउ बिग बैंग मॉडल क्या होता है। अब बिग बैंग क्या होता है, ऐसा मॉडल जिसको आप क्या करते हो, इकट्ठा इंप्लीमेंट करते हो। मीन the Big Bang model in SDLC is a term used to describe an informal and unstructured approach to software development where there is no specific planning, documentation or well-defined phases. अब बिग बैंग मॉडल ये है, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, आपने कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं की, आपने कोई डिजाइनिंग नहीं की, तो क्या होगा, आपका वो सॉफ्टवेयर तबाह हो जाएगा, बेकार है, बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब फर्ज कर लें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, टाइम भी लगाया, आपने एफर्ट्स भी किए, आपने रिसोर्सेज भी लगाए, लेकिन जब आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की तो ये सारा काम आपका क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर वो किसी खाते में नहीं लेगा, कोई फायदा नहीं होगा और वो जो सॉफ्टवेयर है काम नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं बिग बैंग मॉडल का नाम देते हैं। ये थे जी हमारे पास एसडीएलसी के मॉडल। आई होप आपको थोड़ा बहुत हाउ नाउ होगी कि मॉडल्स किस तरह वर्किंग करते हैं। नाउ देखिएगा व्हाट इज द नीड फॉर एसडीएलसी। एसडीएलसी की जरूरत क्यों पेश आई, एसडीएलसी को क्यों इस्तेमाल के लिए समझा गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों जरूरी है। SDLC is a method, approach, or process that is followed by a software development organization while developing any software. ये वो मेथड है, ये वो प्रोसेस है जो कोई भी इदारा जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो इसके रूल्स को, इसके स्टेजेस को, इसके मॉडल्स को फॉलो करता है। SDLC models were introduced to follow a disciplined and systematic method while designing software.
सो आपने जो सॉफ्टवेयर मॉडल पढ़े, आपको वहां से भी अंदाजा हो गया होगा कि आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको किस किस तरह की जो आपकी है ना मीन्स की जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास डिजाइन हैं, आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसडीएलसी। पहले नंबर पे आता है कि आपके पास बेटर ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंट। आपका जो सॉफ्टवेयर होगा जो आप डेवलप कर रहे हो वो काफी अच्छा होगा, बेहतर होगा, उसके काम करने की सलाहियत बेहतर होगी। स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट। आपका जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है एक पूरा स्ट्रेटेजी के अंदर पूरे स्टेजेस को फॉलो करके बनाया गया है, रिस्क का तो सवाल ही नहीं होता। शॉर्टर टाइम टू मार्केट। तो क्या होगा जब आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बना होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसका जो रिलायबिलिटी होगी वो भी अच्छी होगी, तो क्या होगा मार्केट में वो जल्दी क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हो जाएगी उसकी। एनहांस सिक्योरिटी। मेन चीज ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनवाते हो या बनाते हो उसमें जो आपके यूजर्स हैं उनके डाटा को सिक्योर भी रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, ये भी चीज बहुत मायने रखती है। मेन उसके बाद है जी मिनिमाइज्ड प्रोडक्टिविटी और देन आता है जी रियलिस्टिक एस्टिमेशन, जिसमें क्या होता है आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी काम करने की सलाहियत है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। और देन है जी आपके पास रियलिस्टिक एस्टिमेटिक, और जो आपने एस्टिमेशन लगाए होते हैं वो तमाम के तमाम 100% ठीक हो जाते हैं, आपके तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरते हैं। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर कि एसडीएलसी को पढ़ने से हमें क्या पता चला, क्या मालूम हुआ। In conclusion, we now know that software development life cycle in software engineering is an important framework for the better and more structured development of optimized software program. So यहाँ से ये पता चला कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना है अगर हम एचडीएलसी को फॉलो करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रह के हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एचडीएलसी की मदद से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको मार्केट में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एचडीएलसी हमें सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसकी टेस्टिंग करने में, उसके रिक्वायरमेंट को डिजाइन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप एचडीएलसी के रूल्स को, उसकी स्टेजेस को फॉलो करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हमने बात की एचडीएलसी के ऊपर कि एचडीएलसी क्या होता है, इसके मॉडल्स के ऊपर बात की, इसकी स्टेजेस के ऊपर बात की, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हमने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल से इसको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।